हेलो बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एसे राइटिंग, निबंध लेखन। निबंध लेखन महत्वपूर्ण क्यों है? जब भी आप किसी भाषा विषय की परीक्षा देते हैं तो इसमें आपसे निबंध लिखने के लिए ज़रूर कहा जाता है। चाहे आप हिंदी भाषा की परीक्षा में बैठे हों, चाहे आप अंग्रेजी भाषा की परीक्षा दे रहे हों, आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। और इसके साथ ही बच्चों, जब भी आप किसी प्रशासनिक सेवा के लिए लिखित परीक्षा देते हैं तो भी आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देने वालों के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम, राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा के लिए जब आप परीक्षा देते हैं तो उसमें 250 अंकों का आपका निबंध लेखन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे सिविल सेवा के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए निबंध लेखन कितना ज़रूरी है। निबंध लेखन से आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम निबंध होता क्या है। इस वीडियो को पूरा देखें बच्चों, आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि एक अच्छा निबंध लिखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक अच्छा निबंध कैसा होता है वो भी आपको वीडियो के अंत में एक आदर्श जो निबंध है वो बताया जाएगा। उसमें समग्र जो हमारी वीडियो के कंपोनेंट्स होंगे, जो हम उसमें चर्चा करेंगे, वो सब कंपोनेंट्स उस निबंध में सम्मिलित किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। निबंध क्या होता है? निबंध की कोई विशेष परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकती, क्योंकि विषय के अनुसार इसके रूप और परिमाण में पर्याप्त विभिन्नताएं होती हैं। यदि हम शब्दकोश की बात करें तो हिंदी शब्दकोश में निबंध शब्द का अर्थ है रचना, लिखना, जोड़ना, बांधना, संग्रह, श्रृंखला, नीम, उत्पत्ति, कारण, हेतु। अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहा जाता है, जो उत्तरी फ्रांसीसी शब्द एसाई से उत्पन्न है। इसका अर्थ है प्रयत्न या किसी विषय पर गद्य में लिखी गई छोटी साहित्यिक रचना। सत्य तो ये है कि निबंध की सीमा निर्धारित करने में विद्वानों में एक मत नहीं है। मतैक्य का मतलब है एक मत नहीं है। ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी में निबंध की व्याख्या इन शब्दों में की गई है। निबंध एक साहित्यिक रचना है जो किसी भी विषय पर हो सकती है और जो साधारणतया लघु तथा गद्य में होती है। जेबी प्रीस्टल ने स्पष्ट कहा है, सच्चे निबंधकार के लिए किसी विशेष विषय का बंधन नहीं। जेबी प्रीस्टल भाषा विशेषज्ञ हैं और इनके अनुसार जो निबंध है इसमें किसी विशेष विषय का बंधन नहीं होता। वह अपनी इच्छा अनुसार संसार का कोई भी विषय चुन सकता है। उसमें किसी भी विषय को अपने ढंग से झुकाने और मोड़ने की भरपूर शक्ति रहती है, क्योंकि इस कौशल के माध्यम से ही वह वस्तुतः अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। यहाँ ध्यान दें कि जो निबंध लेखन है ये वह कौशल है जिसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए बच्चों, जो भी प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा होती है उसमें निबंध का इतना अधिक महत्व होता है। इस प्रकार एक अपरिचित विषय पर भी प्रसन्नता के साथ हम निबंध लिख सकते हैं। निबंध का आरंभ कैसा होता है? तो निबंध जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसके प्रारंभिक में क्या होना चाहिए? निबंध का आरंभ ऐसे सुंदर ढंग से होना चाहिए कि उसे पढ़ते ही पाठकों की उत्सुकता बढ़े और वे अपने आप से पूरा पढ़ डालने के मोह का संवरण न कर सकें। इसके अतिरिक्त लेखक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाठक ज्यों-ज्यों उसके निबंध को पढ़ता चले और उसे आरंभ से ही ऐसी सामग्री मिलती चले कि उसकी ये धारणा बन जाए कि उसे इस लेख में मौलिक ढंग से लिखी हुई कुछ मनोरंजक और विचारपूर्ण बातें पढ़ने को मिलेंगी। तात्पर्य ये है कि जब आप निबंध लिखना शुरू करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी शब्द चयन करने की प्रक्रिया है और जो आपके वाक्यों को एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य लिखने की जो श्रृंखला है वो इतने चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसका मन करे कि वो उसको आगे पढ़े, उसकी उत्सुकता बढ़नी चाहिए आपके लेख को पढ़ते समय। निबंध का मध्य भाग। निबंध के मध्य भाग
से मध्य भाग में जो विस्तृत जानकारी होती है हमारे विषय वस्तु की वो दी जाती है। आदि से इसका संबंध होना चाहिए और इसके सभी सिद्धांत, सभी वाक्य एक एक करके निश्चित परिणाम की ओर झुके हुए होने चाहिए। निबंध के मध्य में ही लेखक पाठक को अपने तर्क समझाने का प्रयत्न करता है। तो जो हमारा सार, जो हमारे जो भी विषय है हमारा, उसमें जो भी हम विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं वो सारी की सारी विस्तृत जानकारी जो है वो मध्य भाग में होती है। इसके बाद है निबंध का अंत। निबंध के अंतिम अंश के संबंध में लेखक को ये ध्यान रखना चाहिए कि निबंध अनायास ही समाप्त ना हो जाए, कि उसको हम एकदम से समाप्त ना कर दें कि हमारे शब्दों की सीमा खत्म हो चुकी है, बस अब लिखना समाप्त हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो पाठक को निबंध रुचिकर नहीं लगेगा। जो भी आपके उस लेख को पढ़ेगा उसको वो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण नहीं लगेगा और वह उस शैली को दूषित प्रमाणित कर देगा कि आपने जो लिखा है वो सही तरीका नहीं है लिखने का। निबंध की समाप्ति ऐसी होनी चाहिए कि उसे समाप्त कर देने पर भी उसकी विचारधारा के मूल भाव पाठक के मन में बार बार आते रहें। वह निबंध अत्यंत सफल माना जाता है जिसका अंत ऐसा हो कि पाठक का ध्यान एक बार फिर लेखक के तर्कसंगत भावों की ओर आकर्षित हो और वह गुण व दोष के संबंध में अपना एक निश्चित मत दे सके। तात्पर्य ये है कि जब आप अपने निबंध का उपसंहार करें तो उसमें आपने जो भी अपने भाव प्रदर्शित करे हैं पूरे लेख में, वो उसका कंक्लूजन हो, वो उसका आपका जो लेख लिखा है उसका वो तात्पर्य वहाँ पर जो है, सार जो है वहाँ पर निकलना चाहिए, ताकि उस लेख को पढ़ने के बाद जो आपका पाठक है उसको उसका भाव, आपके जो भाव है वो उसके मन पटल पर जो है वो अंकित हो जाने चाहिए कि आप जो लिखना चाह रहे हैं उसका भाव क्या है। अब हम बात करते हैं निबंध के प्रकार की। तो जब हम निबंध लिखते हैं तो इसको 3 श्रेणियों में बांट देते हैं विषय के आधार पर। जो भी आपको विषय दिया गया है निबंध लिखने के लिए, इसके आधार पर हम उस निबंध को 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। या तो वो निबंध वर्णनात्मक निबंध होगा, जिस निबंध में किसी भी सजीव व्यक्ति या फिर निर्जीव वस्तु एवं पदार्थ को विषय रख करके उसके बारे में वर्णन किया जाए, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी वस्तु के बारे में आपसे लिखने के लिए कहा जाए, तो उस हम निबंध को वर्णनात्मक निबंध बोलेंगे कि उसमें हम वर्णन कर रहे हैं किसी चीज़ का। ऐसे निबंधों में स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति एवं वस्तु को निबंध के विषय का आधार बना करके लिखा जाता है। दूसरी श्रेणी होती है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध, जो निबंध किसी ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक जो आपकी परिस्थितियां हैं उसके आधार पर लिखने को कहा जाए, पौराणिकता के आधार पर हो या फिर अचानक घटी घटना पर लिखे जाने के लिए जो निबंध दिए जाते हैं उन्हें हम विवरणात्मक निबंध कहते हैं। ऐसे निबंध किसी यात्रा, घटना, मैच, मेला, आयोजन, संस्मरण आदि को मुख्य विषय रख करके लिखे जाते हैं। तीसरा जो श्रेणी है निबंध की वो है विचारात्मक निबंध। जिस निबंध में किसी के गुण, दोष, धर्म एवं फलसफा का वर्णन किया जाए उसे विचारात्मक निबंध कहा जाता है। इस तरह के निबंध किसी देखी या फिर सुनी हुई बात पर आधारित नहीं होते, ना ही इस तरह का वर्णन इनमें मिलता है। इस तरह के निबंध को केवल कल्पना एवं चिंतन शक्ति के आधार पर ही लिखा जाता है। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। ऐसे तरीके का निबंध अधिकतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, श्री हरि दामोदर आदि प्रबुद्ध लेखकों की लेखनी द्वारा लिखा गया। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो आपको क्रियाकलाप के लिए निबंध दिया गया है उस निबंध को आप इन 3 में से किस श्रेणी में रखेंगे। ध्यान से इन तीनों श्रेणियों को समझें और फिर जो आपको टॉपिक दिया गया है निबंध लिखने के लिए, जो टाइटल दिया गया है उसके ऊपर विचार करें और बताएं कि वो किस श्रेणी में आएगा। क्या वो वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है या विचारात्मक निबंध है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जब आप निबंध लिखना शुरू करते हैं तो उसके 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं।
जब भी आप निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें भूमिका दी जाती है और भूमिका को ही हम प्रस्तावना एवं परिचय कहते हैं। निबंध की शुरुआत भूमिका से होती है और इसे ही प्रस्तावना या परिचय कहा जाता है। इस अनुच्छेद में निबंध के विषय का परिचय दिया जाता है। जो आपका ये भूमिका वाला हिस्सा होता है सबसे पहला, इसमें हम क्या करते हैं, अपने निबंध के विषय का परिचय देते हैं। निबंध की भूमिका अथवा प्रस्तावना का आकर्षक होना आवश्यक होता है। इसे ही पढ़कर मुख्य तौर पर पाठक आगे पढ़ने के लिए विचार बनाता है। इसके बाद दूसरा अंग है विषय विस्तार, जो मध्य भाग है हमारे निबंध का विषय विस्तार। विषय विस्तार 3 से 4 अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसके अंतर्गत निबंध के विषय पर लेखक अपने विचार एवं अपने सुझाव प्रकट करता है। इसके अंतर्गत सम्मिलित प्रत्येक पहलू पर लेखक द्वारा निबंध के विषय के हर एक जानकारी एवं पहलू को लिपिबद्ध किया जाता है। अंतिम भाग है इसका उपसंहार। अंत में जब हम निबंध को पूरा करते हैं तो उपसंहार से हम इसको विराम देते हैं। उपसंहार में निबंध के सबसे अंतिम अनुच्छेद को उपसंहार कहा जाता है। उपसंहार के अंतर्गत पूरे निबंध में जो बात कही जाती है उसका सारांश लिखा जाता है। उसमें पूरे निबंध से प्राप्त होने वाले संदेश को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो उसको हम 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। उस विषय को, जिस विषय में हम निबंध लिख रहे हैं, या तो वो विवरणात्मक होगा, वर्णनात्मक होगा, या वो विचारात्मक होगा। जब हम निबंध को श्रेणी में बांट लिया, उसके बाद हम जब उसको लिखना शुरू करते हैं तो उसके 3 अंग जो हमने अभी देखे, सबसे पहले भूमिका, उसका परिचय, जो भी आपने विषय लिया है अपना निबंध लिखने के लिए, उसके बारे में हम परिचय, प्रस्तावना लिखते हैं और वो जो है आकर्षक होनी चाहिए, पाठक को पढ़ने के लिए प्रेरित करे, उसके ऐसे वाक्य होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे हम ऐसे को लेते हैं, निबंध को लेते हैं, जिसमें इन सभी जो हमने बातें साझा करी, जिसके ऊपर चर्चा करी, उन सभी को सम्मिलित किया गया है। जो विषय हमने लिया है, जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे, इस निबंध को देखेंगे, ये निबंध है समय का सदुपयोग। तो जैसा कि आपको क्रियाकलाप के लिए जो ये निबंध लिखने के लिए दिया गया था कि आपको अपने छुट्टियों का अनुभव, 10 दिन की छुट्टियां जो आपने अभी बिताई, अपने 10 दिन की छुट्टियों का आपको कैसा अनुभव रहा, आपने इसके ऊपर एक निबंध लिखना है। तो वास्तव में वो निबंध आपको इसी चीज़ के लिए प्रेरित करने के लिए था कि आपने अपने समय का सदुपयोग किया या नहीं किया, आपको वो अपने अनुभव में लिखना था। आपको जो उसमें बताया गया था कि आपको इस निबंध में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करनी है। कि सबसे पहले तो आपने लिखना है कि आपका उत्साह कैसा था छुट्टियां पढ़ने से पहले, आप कितने उत्साहित थे, तो आपको उसका जिक्र करना था। वो सारी तीनों चीज़ें जो थी, आपका उत्साह, दूसरा आपने क्या क्या सोचा था छुट्टियों में करने के लिए, तीसरा कि आपने जो अनुभव किया कि आप कर पाए उस काम को छुट्टियों में या नहीं कर पाए, अगर कर पाए तो आपका अनुभव कैसा रहा और नहीं कर पाए तो कारण क्या रहा। तो इन तीनों चीज़ों को आपने अपनी भूमिका में सम्मिलित करना था कि आप किस विषय के ऊपर जो निबंध है वो लिखने जा रहे हैं। और अंत में इसका जो उपसंहार था वो समय के सदुपयोग से ही संबंधित था, कि आपने अपनी छुट्टियों में समय का सदुपयोग किया या नहीं किया और हमें क्या करना चाहिए। आपको इन छुट्टियों से जो अनुभव आपने लिया उससे आपको क्या सीख मिलती है, वो आपका इस विषय का सारांश होना था। तो अभी हम उदाहरण के तौर पर इस निबंध को देखते हैं और इसके आधार पर आप जो आपको निबंध के लिए टॉपिक दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है, इसके ऊपर आप फिर से डिटेल में एक निबंध लिखेंगे। चलिए इसके ऊपर हम देखते हैं कि किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है जब हम निबंध लिखते हैं। तो जो इसका विषय है समय का सदुपयोग। अब संकेत बिंदु ये आपके लिए होते हैं, एक तरह से फ्रेम है, ये स्केलेटन ऑफ द एसे, ये ढांचा है आपके निबंध का, कि आपके निबंध के जो बिंदु हैं, जो आपकी जो लेखनी है वो
किस डायरेक्शन में जाएगी और किस किस बिंदुओं के माध्यम से वो आपकी लेखनी गुजरेगी, तो वो एक तरह से ये निर्धारित करता है। इसको हम ढांचा बोलते हैं, किसी निबंध का स्केलेटन बोल सकते हैं। तो संकेत बिंदु आपने लिखने नहीं होते हैं अपने निबंध में, बल्कि ये आपके लिए एक रेफरेंस होते हैं कि सबसे पहले तो आप प्रस्तावना लिख रहे हैं, उसके बाद आप समय का अधिकाधिक उपयोग, प्रकृति से सीख, समय का नियोजन, आलस्य, समय के सदुपयोग में बाधक। तो ये तो आ गया आपका मध्य भाग। अब मध्य भाग में हमने चर्चा करी कि 3 से 4 अनुच्छेद उसमें होने चाहिए। अब उन अनुच्छेदों में आप क्या क्या लिखने वाले हैं वो भी आपका सीक्वेंस में होना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी एक जो अनुच्छेद है वो उसकी डायरेक्शन कुछ दूसरी तरफ हो और जो दूसरा अनुच्छेद है उसकी दिशा दूसरी तरफ हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, इसीलिए हम ये स्केलेटन लेकर के चलते हैं कि आपके पहला जो अनुच्छेद होगा वो इस सब हेडिंग को कवर करेगा, दूसरा अनुच्छेद आपका इस सब हेडिंग को कवर करेगा, तीसरा अनुच्छेद आपका इस तरह से कवर करेगा। तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे, आपके निबंध का ढांचा। अब हम देखते हैं किस तरह से लिखा गया। पहले आई प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने देखा क्या होता है। प्रस्तावना में होता है आपके जो निबंध का आपका टाइटल है उसको इंट्रोड्यूस करना, परिचय देना। तो किस तरह से परिचय दिया है? मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ कमाता है और बहुत गंवाता है। उसे प्रत्येक वस्तु परिश्रम के उपरांत प्राप्त होती है, परंतु प्रकृति ने उसे समय का अमूल्य उपहार मुफ्त दिया है। इस उपहार की अवहेलना करके उसकी महत्ता ना समझने वालों को एक दिन पछताना पड़ता है, क्योंकि गया समय लौटकर वापस नहीं आता। जो समय बीत गया उसे किसी हाल में लौटाया नहीं जा सकता। तो ये तो जिस लेखक ने इसको लिखा है ये उनके अपने हिसाब से इन्होंने इसकी श्रृंखला बनाई है और ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसीलिए जो आपके निबंध होते हैं इसको व्यक्तित्व को पहचानने का एक इंस्ट्रूमेंट मान के चलते हैं। तो ये जो प्रस्तावना है ये रिजिड नहीं है, मतलब कि ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही यही लिखने हैं आपने, शब्द सा ऐसा लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने हिसाब से लिखना है। निबंध को कभी भी रट्टा नहीं जाता। ये व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसको किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है। अब हम परिचय के बाद, प्रस्तावना के बाद जो हमारा दूसरा अनुच्छेद शुरू होता है वो होता है आपका मध्य भाग, किसी भी निबंध का मध्य भाग। और उस मध्य भाग के जो चरण होंगे वो आपने पहले ही निर्धारित कर लिए हैं कि आप सबसे पहले क्या करने इसमें लिखने जा रहे हैं, उसके बाद आप क्या लिखेंगे। तो इस तरह से जब चरणबद्ध आपने पहले ही अपने सब हेडिंग्स को कर लिया होगा तो जो विषय वस्तु है उसकी जो संरचना है वो बहुत ही सुगम होगी और जो पाठक होंगे उनके लिए वो रुचिकर होगी। तो मध्य भाग का आपका पहला अनुच्छेद आ गया समय नियोजन का महत्व। तो समय ऐसी शक्ति है जिसका वितरण सभी के लिए समान रूप से किया जाता है, परंतु उसका लाभ वही उठा पाते हैं जो समय का उचित नियोजन करते हैं। प्रकृति ने किसी के लिए भी छोटे दिन नहीं बनाया है, परंतु नियोजनबद्ध तरीके से काम करने वाले हर काम के लिए पूरा समय बचा लेते हैं और अनियोजित तरीके से काम करने वालों का काम समय पर पूरा न होने से समय की कमी का रोना रोते हैं। समय का नियोजन न करने वालों को समय पीछे ढकेल देता है और समय का सदुपयोग करने वाले सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। जब हम मध्य भाग लिखते हैं या अपने निबंध का कोई भी हिस्सा लिखते हैं तो इस बात से बचना चाहिए कि हम एक ही विचार को बार बार ना लिखें, मतलब वाक्यों की रिपीटिशन ना हो। एक वाक्य बार बार नहीं आना चाहिए, इससे पढ़ने वाले की रुचि खत्म हो जाती है। तो इतना लिखने के बाद अब बात आई हमारी, अब अगला चरण आया महापुरुषों को सफलता का रहस्य उनके द्वारा समय का नियोजन ही है, जिससे वे समय पर अपने काम निपटा लेते हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो हमारा विषय है समय का सदुपयोग, हमारा हर एक वाक्य उसी से ही संबंधित है, समय के सदुपयोग से ही संबंधित है। इसी से ही हमारा निबंध जो है वो रुचिकर बनता है, आकर्षक बनता है और हमें अंक दिलाता है।
हम बीच बीच में अपने निबंध को आकर्षक बनाने के लिए इस तरह की लोकोक्ति मुहावरों का यूज़ करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ही कहा जाता है जो अपने समय का सदुपयोग नहीं करते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जहाँ उचित लगे वहाँ हमें लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग करना होता है। समय का अधिकाधिक उपयोग, अगला चरण जो हमने निर्धारित किया था अपने निबंध को पूरा करने के लिए, वो आ गया हमारा समय का अधिकाधिक उपयोग। ये भी लेखक की जो क्रिएटिविटी है, जो लेखक की रचनात्मक जो शैली है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने निबंध को पूरा करने के लिए किन किन चरणों का प्रयोग करने जा रहे हैं, किन किन सब हेडिंग्स को लेकर के आप अपने निबंध को पूरा करेंगे। इसलिए ये रिजिड सिस्टम नहीं है, मतलब कि आपको इसमें रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको विषय को समझना होता है और अपनी भावना, अपनी रचनात्मकता, अपनी भाषा शैली सब को इसमें झोंकना होता है एक अच्छा निबंध लिखने के लिए। तभी आप ईमानदारी से अपने व्यक्तित्व को जो है वो प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने व्यक्तित्व को दिखा पाते हैं, जो आपका वास्तविक व्यक्तित्व है। और यही रिक्वायरमेंट होती है सभी परीक्षाओं की। आप जो भी लिखें वो आपका अपना हो, कहीं से रटा रटाया ना हो। तो इस बात का ध्यान रखें। अपनी भाषा शैली को सुधारें, अपनी लेखनी को बार बार अभ्यास करके आप अपनी लेखनी को सुधारें, भाषा शैली को सुधारें और जो आपकी रचनात्मकता है उसको बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पढ़ें। जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे, अधिक जो हमारी जानकारी होगी विषय वस्तु की, तभी हम रचनात्मकता अपनी लेखनी में ला पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस विषय को अच्छे से समझ लिया होगा और जो आपको विषय निबंध लिखने के लिए दिया गया है उस विषय पर आप एक अच्छा निबंध अब लिख पाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इस निबंध में सभी चरणों को मध्य भाग में सम्मिलित करने के बाद यहाँ भी जो मध्य भाग का अंतिम अनुच्छेद है, इसमें भी एक जो दोहा है उसको लिया गया है संस्कृत से। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रा कलहेन वा। तो ये तभी संभव है जब आपने अधिक गहन अध्ययन किया हो, अलग अलग किताबें पढ़ी हों, अलग अलग लेखकों को पढ़ा हो, तभी आपकी जो अपनी शैली है उसमें रचनात्मकता संभव होगी। तो इसका अर्थ ये है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो खाली समय का उपयोग अच्छी पुस्तकें पढ़ने में करते हैं और इसके विपरीत जो मूर्ख लोग हैं वो अपने समय का उपयोग सोने और झगड़ने में करते हैं। तो इस तरह से मध्य भाग संपूर्ण करने के बाद अब बारी आती है उपसंहार की। तो उपसंहार मतलब हमारा जो निबंध है उसका सारांश अब लिखना होता है। तो सारांश भी व्यक्ति की रचनात्मकता पर निर्भर करता है। क्या लिखा गया है इसमें, प्रकृति ने समय का बंटवारा सभी के लिए बराबर किया है। हमें चाहिए कि हम इस समय का उचित नियोजन करें और प्रत्येक कार्य को समय पर निपटाने का प्रयास करें। आज का कार्य कल पर छोड़ने की आदत आलस्य को बढ़ावा देती है। हमें समय का उपयोग करते हुए सफलता अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि एक जो अच्छा निबंध होता है उसके अंग कितने चरणबद्ध होते हैं और उसकी रचनात्मकता कैसी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी हमने चर्चा करी इसके ऊपर अमल करेंगे और अपनी लेखनी शैली को सुधारने के लिए अधिक पढ़ेंगे, अलग अलग लेखकों को पढ़ेंगे, उनकी शैली को समझने की कोशिश करेंगे और उसका उपयोग करेंगे अपनी लेखनी में। धन्यवाद।